चलिए त्रिशूल जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ त्रिशूल जी पूछिए आप। हेलो सर। हाँ जी हाँ सर, स्माइल। स्माइल। सर, जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आ साइड से करते हैं। हाँ जी। अगर आ साइड से ट्रीटमेंट करके रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो सकता है। राइट तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेक करके देखते हैं। राइट। बट उन साइड से अगर रिजल्ट मिलता है, मतलब आ साइड से कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद हाँ उससे नहीं मिल रहा है, उन साइड से मिल रहा है, तो इसका क्या अर्थ है फिर? नहीं नहीं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सही है। कॉन्स्टिट्यूशन सही है। क्या होता है ना, जैसे कभी कभी क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, राइट, या फिर उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, और आप आ साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप शिफ्ट कर रहे हैं लीवर के ट्रीटमेंट पे या लंग्स के ट्रीटमेंट पे तो उनको रिजल्ट मिलने लगता है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सही है, ठीक है। बट अगर आपको आ साइड में पेन, ऐसे किसी को जीबी यूबी में पेन है, बैक पेन है, और आप आ साइड में ट्रीटमेंट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने एक्सेस भी चेंज करके देख लिया, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग है। हाँ सर। सर, इन्फेक्शन जो बॉडी में होता है वो विंड में लेते हैं ना हम? हाँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, क्या बोला आपने? हेलो सर। हाँ हाँ हेलो सर, जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, हाँ हाँ। उस समय में कोल्डनेस से स्टार्ट करना है कि विंड से स्टार्ट करना है? बेटर है कोल्डनेस से स्टार्ट करें, कोल्डनेस और हीट को आप रखें साथ में। ओके सर। आयरन डिफिशियंसी में अ, अगर इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन को कैसे चेक करना है कि वो इन्फेक्शन वायरस का है कि बैक्टीरिया का है? पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी भी है। समझ नहीं पाया आपने क्या पूछा। आयरन डेफिशिएंसी है पेशेंट को, इन्फेक्शन भी है? हाँ मतलब वो जो रिपोर्ट सेंड किया था मैंने ग्रुप में, उस पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी थी हाँ जी। और सीबीसी में इन्फेक्शन भी बता रहे थे। राइट। अच्छा, उनका तो टीआईबीसी भी हाई था? हाई था कि कम था, वो एक बार देखता हूँ। सी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये हमें डिसाइड करना है ना कि वो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम का एक्शन होता है कि आयरन को हाइड कर लेते हैं, राइट। सो अगर इन्फेक्शन है तो बॉडी का इनेट मैकेनिज्म है उसको हाइड करने के लिए, तो वहां पे हमें इन्फेक्शन को जैसे ही आप कम करेंगे वो आयरन अवेलेबल हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। सो वो हमें जज करना होता है कि कब हमें आयरन देना है और कब नहीं देना है, इस चीज को समझ के ही हमें काम करना होगा। सो अगर इन्फेक्शन है, मतलब फिर हाँ इन्फेक्शन हाँ, तो है तो इन्फेक्शन है। पहले इन्फेक्शन को खत्म करना है, हमें हेल्प करना है बॉडी को ताकि वो इन्फेक्शन को क्लियर कर सके। इन्फेक्शन कम करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन से कोल्डनेस और हीट को साथ में लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ, और साथ और में आप इम्यून सिस्टम को यूज कर। ट्रायोजन में हाँ। इम्यून सिस्टम को। ओके, और कुछ एडवांस करना है क्या सर उसमें? और नहीं नहीं, एडवांस में बस इम्यून सिस्टम ऐड को ऐड करना है। मतलब और टीएनएफ वगैरह इंटरलोकिस, वहां तक वो, कुछ करना है ट्रीटमेंट? हाँ वहाँ करना पड़ सकता है एक्चुअली। आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल है या वायरल है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इवन इन इम्यून सिस्टम। अभी वो डिस्कस नहीं किया गया है, मैं नोट्स बना रहा हूँ, हो सकता है इस वीक के अंदर मैं वो नोट्स शेयर करूँ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कैसे आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को लेकर फिर बाद में हम लोग इम्यून सिस्टम के डिस्कशन में भी आएंगे, डिस्कस करेंगे। फिर वो पता कैसे चलेगा ये कि बैक्टीरियल है कि वायरल है? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे पता करें कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, ये इंफॉर्मेशन शायद हमने शेयर नहीं किया है। जैसे एक्यूट जो इन्फेक्शन होता है जनरली वायरल इन्फेक्शन को हम लोग लेते हैं, और से इसका एक्चुअल में सेलुलर हेल्थ का जो टेस्ट टॉपिक होता है उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वो मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया है मे बी, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, या मैं सीबीसी के ग्रुप में फिर शेयर भी कर दूंगा इस चीज़ को। एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट के रेशियो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे समझ लो आप, अगर न्यूट्रोफिल्स का रेशियो काफ़ी हाई है तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है जनरली। जनरल
न्यूट्रोफिल्स हाई है। न्यूट्रोफिल्स टू लिम्फोसाइट का जो रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, जब न्यूट्रोफिल्स काफी ओके। ज्यादा है, लिम्फोसाइट हाँ काफी हाँ कम है, हाँ हाँ। तो ये जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रहता है। ओके सर, और वायरल के लिए? वायरल में उसका रेशियो थोड़ा कम हाई रहेगा, वायरल इन्फेक्शन। अच्छा। और अगर लिम्फोसाइट ज्यादा है न्यूट्रोफिल से, तो जनरली ये ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन की तरफ जाता है। और उसका इसमें हम लोग को ट्राइग्लिसराइड भी देखना होता है। ट्राइग्लिसराइड अगर बहुत कम है तो डेफिनेटली वो हमारा ऑटो ऑटो इम्यून सिस्टम की तरफ जाता है। और इस सब चीज़ों को हम लोग जनरली ये सेलुलर हेल्थ के टेस्ट में हम लोग इसको बहुत अच्छे से चेक कर पाते हैं। ओके सर। एक सवाल था सर, फिर आयरन कम है पेशेंट का और इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन पे ही हमें ट्रीटमेंट करना है, आयरन की मेडिसिन नहीं देना है? नहीं, आयरन की मेडिसिन नहीं देना। आयरन की मेडिसिन देंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। बट आयरन तो डिफिशियंसी दिखा रहा है तो। वो डिफेंसिव इनेट, जो इनेट मैंने इम्यून सिस्टम बताया था ना, इनेट इम्यून सिस्टम का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सो उसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, तो वो जो ट्रांसफेरिन रहता है उसको वो हाइड कर दे बॉडी को। वो इनेट मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, क्योंकि तो आ साइड से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ हाँ, आ साइड से स्टार्ट। स्टार्ट मतलब कुछ सिटिंग भी, उसके बाद ही ब्लड टेस्ट करके आयरन चेक करे, मतलब 10-12 सिटिंग के बाद? हाँ जी, उसके बाद सिम्टम्स भी देखना होगा उनको। आपको जैसे इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम्स तो होंगे ना। बॉडी गर्म रहती है, हीट रहती हाँ है हाँ तो? हाँ हाँ, तो इसका मतलब वो कम होगा, बॉडी में पेन हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहेंगे, वो सब ठीक होंगे। उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। सर फीवर में हम हीट तो सिलेक्ट नहीं करते ना? नहीं, जनरली फीवर में हीट को सिलेक्ट नहीं करता। फीवर में हीट को तभी सिलेक्ट करेंगे जब वो फीवर 103 104 के को क्रॉस करता है, बहुत हाई होने के बाद ही। वो भी तो एक इन्फेक्शन ही है। हाँ जी। वो भी तो इन्फेक्शन ही है ना सर? हाँ जी। हाँ, बट आप कहते हैं कि अभी कुछ एसीबीसी में इन्फेक्शन दिखता है, मतलब आरडीडब्ल्यूसीवी अगर हाई है हाँ तो उस केस में कोल्डनेस और विंड को साथ, कोल्डनेस और हीट को लेना है। हाँ हाँ। हाँ, तो उस केस में तो हम इन्फेक्शन को हीट को सिलेक्ट कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हीट इंक्रीज करे और वो बॉडी को फाइट करे। हम डायरेक्टली हीट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम कोल्डनेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ ये रखना है। और एक्यूट कंडीशन में कभी भी हीट को भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, हीट को कम ही छोड़ देते हैं हम लोग। एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन में को हीट बढ़ाना है को। अंदर। जैसे हीट जो है ना आपका, जब बॉडी में हीट रहेगा तो फाइट करेगा क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, तो हीट को टोन करना है, हाँ हाँ कोल्डनेस को भी टोन करना है हाँ। और हीट को भी नहीं, टोन आप करना है। हीट को जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो हीट टोन होगा ना, काउंटर हाँ, बैलेंस होगा। काउंटर है, ओके। बट ज्यादा तो इफेक्ट उसका होगा ना जब पे ही डायरेक्ट काम करते, टोन नहीं, करते आप हैं, मतलब फर्स्ट 3 सीटिंग हम आ साइड हाँ देंगे। हाँ, फिर साइड देते हैं। साइड में फिर क्या होता है, आप लीवर को ओके। इन्वॉल्व कर रहे हैं, हार्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बॉडी ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। ओके सर, स्माइल, थैंक्स सर। हाँ जी, मनीषा जी पूछिए। सर एक तो मैं वो बोल रही थी, जैसे हम सर लिम्फोसाइट्स और ये इससे तो डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं ना, हाँ आपने जी इम्यून सिस्टम के क्लास में बोला ही था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी न्यूट्रोफिल ज्यादा है तो बैक्टीरियल और लिम्फोसाइट ज्यादा है तो वायरल। हाँ जी हाँ जी। बट कभी ये दोनों चीज भी ऐसे बहुत ज्यादा कम बेसी नहीं है, बट आपका ESR 50 ऐसे बता रहा, हाँ, तो उस केस में मालूम पड़ रहा कि देर इज सम इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन। हाँ, क्रॉनिक। जैसे पेशेंट को वीकनेस ज्यादा लगती है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, या फिर उसको, जैसे मेरी एक पेशेंट है उसको वॉमिटिंग सेंस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। बाकी ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन अभी अभी काफी अच्छा हो गया है। तो इस केस में मतलब मैंने पहले उसकी एनर्जी लेवल को टोन किया। जैसे वो बेड से उठ ही नहीं पा रही, उठते ही उसको चक्कर आ रहे, तो मुझे लगा मुझे यूनिट पे काम करना चाहिए। तो आई हैड टोन यूनिट हीट, सेडेट कोल्डनेस और टोन हॉटनेस किया।
2 सिटिंग 3 सिटिंग के बाद सम एनर्जी लेवल थोड़ा डिफरेंस दिख रहा, बट उसका चक्कर आना बंद नहीं हुआ। तो दैट केस में फिर मैंने सेडेट, जैसे चक्कर अगर किसी को आ रहे बहुत ज्यादा, तो सर आविन को ही सेडेट करना है। आविन। और सर अगर बीपी सडन एकदम डाउन हो गया और कई मतलब न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं उसको, नारियल पानी और जो भी जो ORS या नमक शक्कर या लेमन वाटर जो भी देते हैं, इससे भी अगर बीपी ठीक नहीं हो रहा, नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, इन दैट केस कोल्डनेस इसका मतलब बॉडी में व्हाट ज्यादा शुड है, वी डू? कोल्डनेस काफी ज्यादा है बॉडी में, और एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो आप एड्रिनल ग्लैंड को इन्वॉल्व करिए और साथ में कोल्डनेस को सिलेक्ट करिए। एक्सटर्नल कोल्डनेस चक्रा को भी सिलेक्ट करिए और कॉन्स्टिट्यूशन से भी कोल्डनेस को कम करिए, तो उनका बीपी। सर ऐसे केसेस में अगर बॉडी बहुत डेफिशिएंट है एनर्जी वाइज, तो क्या हम यूनिट में ही काम करना चाहिए? हाँ, यूनिट में। या तो मैंने जो किया वो ठीक ही किया सर। उसमें इम्प्रूवमेंट तो आया ना पेशेंट में, सिर्फ बीपी राइज नहीं किया। बीपी अभी 100/70 हुआ है, पहले एकदम 90/60 जा रहा था, साथ में आप एड्रिनल बट ग्लैंड को उसको ऐड चक्कर करिए, तो आ ही रहे थे। एड्रिनल ग्लैंड को ऐड कीजिए। बट उसको चक्कर तो, अब चक्कर देखिए, वही मैं पूछ रही हूँ, उसके ब्लड रिपोर्ट से। ब्लड रिपोर्ट कराया आपने? हाँ कराया सर, उसका हेमोग्लोबिन भी अच्छा, अभी तो पैक्सल वॉल्यूम ये सब में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट, पहले से बेटर है। हेमोग्लोबिन भी 12.5 हो गया है। आयरन प्रोफाइल उसने किया ही नहीं बोलने के बाद भी। तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी बोला तो वो भी ठीक है, मतलब मेरे को लगा कहीं जॉन्डिस है, क्योंकि बार बार वॉमिटिंग सेंस हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है। तो आई थॉट सर, बट लीवर फंक्शन टेस्ट भी ठीक ही था, नॉर्मल रेंज में ही था। और उसके बाद बट ESR 50 है। ESR जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए, एक्यूट फेज के लिए हमें CRP या HSCRP या फेरिटिन देखते हैं। तो इनका क्रॉनिक कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन बॉडी में है। और अगर सी वर्टिगो है, वर्टिगो में जनरली हम लोग आप विंड ही करते हैं, लेकिन अगर लो बीपी है दैट मीन्स कोल्डनेस ज़्यादा है बॉडी में, तो वहाँ पे आप स्टार्ट ट्रीटमेंट कोल्डनेस से करिए। सर मैंने वही सबसे फर्स्ट में मुझे जैसे लगा, हाँ। तो मैं टोनीफाई यूनिट हीट सेडेट कोल्डनेस एंड टोनीफाई हॉटनेस किया। और सर वो जो एक टेक्निक विश्वरूप रॉय चौधरी की है, हाँ, मेरे वो भी ठीक को है। लगा कि वो इंक्लाइन वे में सुलाने से वो उसको सर में भारीपन आ रहा है। भारीपन आ रहा है, तो ज़्यादा देर नहीं सुलाई, कितनी देर में सोने से आ रहा है? मैंने तो आधा 1 घंटा ही बोला है सर उसको। नहीं नहीं, उसीलिए वो डिपेंड करता है, किसी को हाफ एन आवर में हो रहा है तो उसको आप टाइम को कम कर दीजिए, आप 20 मिनट्स कर दीजिए। अच्छा हाँ, वो डिपेंड ठीक। करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अभी शुरू सर एक मुझे, ब्लैक कॉफी पीने भी बोलते हैं लो बीपी के लिए। क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉफी हाँ विदाउट मतलब खाली हाँ, कॉफी? ओनली कॉफी। ठीक, ओके सर। तो वो मैं वही सोच रही थी कि सर कि जैसे हाई बीपी को तो कम हो रहा है, हाँ मैंने 2-3 पेशेंट को देखा इस इंक्लाइन वे से सुलाने से, हाँ बट जी। मेरे को लगा ये शायद हार्मोनाइज करेगा, तो मैंने लो बीपी पेशेंट को भी हाँ बोल हाँ हाँ, दिया था। हमने ट्राई किया लो बीपी के में, तो ऐसे ही हम लोग ट्राई करते थे। हाई बीपी में जनरली वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सिर नीचे पैर ऊपर। बट अगर हाई बीपी नॉर्मल हो रहा है तो लो तो नॉर्मल होगा ही होगा। अच्छा ठीक है, ओके सर। हाँ, त्रिशूल जी पूछिए, क्या पूछना है? सर मैंने एक रिपोर्ट शेयर की थी ग्रुप में, जो ओरी में सिस्ट था, ओवरी में सिस्ट है। मतलब हम्म, हाँ, मतलब वहाँ पे तो एंडोमेट्रियोमा पर, बट वो भी लिखा है सर, राइट रेनल कैलकुलस विथ माइल्ड डिक्रीज इन साइज ऑफ राइट ओरियन कॉम्प्लेक्स सिस्ट, लेफ्ट एडनेक्सल लेशन, वन ऑफ देम एंडोमेट्रियमा। तो इस केस में मैं ओरी के होमो कंडीशन में जाके हेट्रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ दिनों तक तो पेन नहीं था, बट कल कह रहे थे कि पेन हो रहा है करके।
और कोल्डनेस सेडेशन कर रहा, कोल्डनेस और ड्राइनेस, तो और कुछ ट्रीटमेंट करने का एंडोमेट्रियम के लिए स्पेशल कुछ? वो सिस्ट ओरी का है कि एंडोमेट्रियम का है? कि 2 सिस्ट है, वो कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें आपको ओवरी में भी काम करना होगा, एंडोमेट्रियम में भी जाके आपको हेट्रोसिलेट करना होगा। अच्छा, तो वो कैसे जाना है सर? तो यूट्रस में, यूट्रस का एंडोमेट्रियम होमो हो गया, उसमें जाके हेट्रोसिलेट कर, और साथ में इनका इंसुलिन भी टेस्ट कराए कि क्यों हो रहा है, सिस्ट क्यों है, और या फिर थायराइड के टेस्ट, ये सब चीजें टेस्ट भी करा के चेक करिए। ओके सर, एंडोमेट्रियम के होमो कंडीशन में जाके हेट्रोसिलेट करना है कि एंडोमेट्रियम में जाके डायरेक्ट हेट्रोसिलेट करना है? डायरेक्ट एंडोमेट्रियम में जाके भी हेट्रोसिलेट कर सकते हैं आप। ब्लीडिंग कैसा होता है पीरियड्स में इनको? स्कैंटी, इस बार तो बहुत स्कैंटी हुआ, और बट पेन एकदम कम था, मतलब ना के बराबर, बट फ्लो बहुत ही कम था। तो फिर आप एंडोमेट्रियम में हो को रेंट करके हेट्रोसिलेट करिए, क्योंकि ओके सर, स्कैंटी ठीक। पीरियड्स हो रहा है, इसका मतलब एंडोमेट्रियम जनरली कम रहने से होता है। सो अगर पीरियड्स फ्लो ज़्यादा होता तो डायरेक्ट वहाँ हेट्रो आप सिलेक्ट कर सकते थे। सो फ्लो कम हाँ है, हाँ, तो उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए आप हो को रेंट करके हेट्रो सिलेक्ट करिए, दोनों पे आपका कवर हो जाएगा। okay, जिस दिन पीरियड थे उस दिन मैंने जे को भी टोन करके देखा, तो फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हम्म। इसलिए ना, क्योंकि आपको और एक चीज़ देखना होता है कि फ्लो क्यों कम है। अगर बॉडी वेट कितना है, कैसा है? 45। हाँ, 45। हाइट क्या है? 5355, हाँ, लगभग 53 तक होगी। 5'3", 45, और हाँ लोअर साइड में है। हाँ हाँ। लोअर साइड में तो वेट गेन भी कराना होगा, वेट गेन होगा, गट के ऊपर ध्यान देना होगा, वेट गेन होगा तो फ्लो ठीक हो जाएगा। ओके ये, सर, हाँ, ये भी ध्यान देना होगा। सुधीर जी ने स्माइल, थैंक्स। हाँ, कि एक्सेसिव हार्ट बीट फॉर गैस प्रॉब्लम और एनी हार्ट इश्यूज। एक्सेसिव हार्ट इश्यूज की वजह से भी हो सकता है ये, इसके लिए तो ईसीजी से रूल आउट करना होगा। बट गैस के प्रॉब्लम में भी आपका हार्ट बीट चेंज होता है, तो जस्ट एक सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग नहीं कह सकते, हमें बाकी चीज़ें भी देखनी होगी। या आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहने से भी आपका पल्स रेट इंक्रीज हो सकता है। हाँ, मीनाक्षी जी पूछिए आप। स्माइल इवनिंग सर। स्माइल इवनिंग। सर जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सर लो एनर्जी लेवल कब डिसाइड करना है सर? पेशेंट अगर बेड रिडन है तो, या फिर वो बहुत लो फील करता है तो? मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, कि पेशेंट अगर बेड रिडन है या फिर जैसे लो सर, फील करता है। हाँ, तो लो एनर्जी लेवल कब डिसाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? अगर बेड रिडन है तो रीजन क्या है? अगर बेड रिडन किसी फ्रैक्चर की वजह से है तो कोई कंडीशन अलग हो जाता है, और अगर क्रॉनिक डिजीज की वजह से बेड रिडन है तो जनरली लो एनर्जी ही रहेगा, लो एनर्जी रहेगा। बट स्टिल हमें ये देखना है कि पेशेंट को कैसा फील होता है। मतलब हो सकता है किसी प्रॉब्लम का कारण बेड रिडन है, बट उनकी इच्छा होती है कि उठ के काम करें, तो नहीं, बहुत से पेशेंट सर बेड रिडन है पर वो बोलते हैं कि एनर्जेटिक फील होता है ना, फ्रेश फील होता है, हाँ, तो फिर तो वो तब एनर्जी, नहीं लेना है। हाँ, तो वो उसको हम एक्सेसिव लेंगे। पेशेंट को और फील कैसा हो रहा है। बहुत से पेशेंट्स ऐसा है कि पूरा यानी काम करते हैं दिन में हर चीज, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि लो फील हो रहा है, हाँ, तो वो तो लो है, सर तो लेना है, लो लेना है सर लो एनर्जी लो लेना। लेवल, टोनिफिकेशन से स्टार्ट करना है हाँ जी। ट्रीटमेंट। सर एक और हार्ट पेशेंट है सर, जो मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, हार्ट श्रिंकेज का प्रॉब्लम है, हम्म, तो फिर उनको ओम साइड से आपने बोला था वो दे रही हूँ मैं, हम्म, तो ठीक है सर वो, और जैसे आपने बताया था कि हार्ट मेरिडियन का भी उनको अल्ट्रासाउंड करना है। चलिए, सर 62 में सर कैसे वर्क करेंगे? कितने दिन इसका दूं और फिर बाद में और कुछ ऐड करना होगा? उनका 1 मिनट, 62 ग्रुप में आपने भेजा था ना? जी सर, स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है सर, एओर्टिक। अच्छा, एरोटिक वाल्व हार्ट, की प्रॉब्लम थी, राइट? हाँ सर, हार्ट श्रिंक हो रहा है बोला है डॉक्टर ने, तो ऑपरेट उनका करने बोला। एक्चुअली जो मुझे ध्यान में है, उनका काफी वॉल्व्स में प्रॉब्लम है एक साथ। एक मिनट, जी सर। फिर से देख लेता हूँ एक बार।
उनके काफ़ी वाल्व्स में एक साथ प्रॉब्लम है, राइट? जी सर और जी। मार्टरी वाल्व में सब चीज़ का काफ़ी है, तो आप ओवरऑल सारे वाल्व्स में एक साथ आपको ट्रीटमेंट करना होगा। सर आपने बोला था कि हार्ट मेरिडियन पर जाकर हेट्रोटोन करना है। हाँ, वो तो ठीक है, साथ में आप वाल्व्स के ऊपर एक साथ आप ड्राइनेस एंड कोल्डनेस सेलेक्ट कर सकते तो सर कैसे जाने सर ई मेरिडियन से? हो। 62 का क्लासिफिकेशन है, मैंने शेयर नहीं किया है, ये कौन बताएगा इसको? हार्ट का वाल्व्स को क्या लेंगे? वॉल्व कोल्डनेस में आएगा सर? हाँ, कोल्डनेस। Coolness. हाँ, कोल्डनेस। कोल्डनेस में तो जाके एक साथ हाँ जी, एंड कोल्डनेस आ जाएगा सर ई पर जाकर हार्ट मेरिडियन पे? हाँ जी, हाँ जी। चक्रा से करिए इसको। सर कोल्डनेस में भी मसल्स को रेंट करना पड़ेगा ना? कर सकते हैं या फिर जस्ट ओवरऑल सिर्फ कोल्डनेस को वाल्व्स को लेके काम कर सकते हैं। सर अगर मेरिडियन पर ही किया, क्योंकि मुझे बहुत वो नहीं है सर, चक्रा पर क्लियर नहीं है। सिंपल है, चक्रा पे कोल्डनेस रेंट करना है, आप ग्रुप में फोटो खींच के भेजिए, बताएंगे फिर। करिए, किए जी नहीं तो सर। करिए, करिए तभी तो सीखेंगे। जी सर। कोल्डनेस चक्रा पर हीट चक्रा पर हाँ, करेंगे सर? हाँ, होम हीट पे कोल्डनेस रेंट करेंगे। वो एक एक बार रेंट करते हुए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, रेंट करके फिर वहाँ जाएंगे। बस कोल्डनेस फिर रेंट करना है वॉल्व के हाँ जी, लिए? हाँ जी, आपका चक्रा कोल्डनेस में ट्रीटमेंट आएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ सर हीट एंड हॉटनेस को टोनिफाई करना है सर? हाँ जी। ड्राइनेस कोल्डनेस सेट करिए, हाँ, हीट हॉटनेस टोनिफाई करिए, टोनिफिकेशन से स्टार्ट करिए एंड ड्राइनेस कोल्डनेस। जी सर। और जी सर उसको सर मसल्स पे भी काम करना पड़ेगा ना, वर्ड्स के? जा सकते हैं, उतना लेवल में भी जा सकते हैं, ठीक है, बट सिर्फ इससे भी करने से हो जाएगा। सर हम लोग को ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, जो 6 की पार्ट 2 का एक ही चक्र में ओम और आ, वो करना आ गया सर, लेकिन कौन से केस में करना है वो अभी तक मैंने किया नहीं है। वो जब से आप लेफ्ट पैराइटल रीजन में से ब्रेन के लेफ्ट साइड में आपको क्लॉट हुआ या कोई इंजरी हुई है, राइट? सो हॉटनेस है, हॉटनेस का आ हॉटनेस, आ साइड में आ हीट में आपको काम करना है। इस टाइप का अगर सिम्टम्स आए या फिर एक्यूट अटैक आया है, से एजमा ही है किसी को, ठीक है ना, अचानक से क्रॉनिक है, अचानक से आया है, या फिर आपको से थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है, राइट? तो हीट में आया है, हीट में इन्फेक्शन आ हीट है, हमें हीट में आ हीट सिलेक्ट करना है। इस टाइप के सिचुएशंस जब रहते हैं तो उस केस में हम लोगों को ये सब करना होगा। या फिर से पेट में कोई प्रॉब्लम है, ह्यूमिडिटी में प्रॉब्लम है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ हीट में प्रॉब्लम, बट क्रॉनिक है, से क्रॉनिक ड्राइनेस है, क्रॉनिक कोल्डनेस है, सो उसमें जाके हमें क्रॉनिक मतलब आ हीट में ड्राइनेस रिलेट करना है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब आ में और में आ डिजीज हो तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते सर मेरिडियन और ये वाला ट्रीटमेंट मैं एक साथ कंटिन्यू करूँ सर? हैं। हाँ जी, हाँ जी, हार्ट मेरिडियन हाँ और जी, ये हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन तक दे सकते हैं सर मैक्सिमम इसको? इनको आप ऐसे 1 मंथ के बाद, जनरली हम लोग इको इतनी जल्दी नहीं कराते हैं, बट जी। ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ है, हो सकता है इन नियर फ्यूचर में ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाए, क्योंकि नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स काफ़ी आने वाले हैं अभी, डायग्नोसिस, तो हमारे लिए इजी होगा ये सब करना। लेकिन बार बार टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, ये हम लोग के साथ ब्लड का टेस्टिंग हो तो हम लोग बार बार करा सकते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है हम लोग के साथ, कब तक करना है। तो 1 मंथ तो आप आराम से करिए और पेशेंट को मॉनिटर करते रहिए। यानी 30 सिटिंग्स कर सकते हैं सर 2 हाँ, मंथ तक? हाँ, हाँ, आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि बहुत सारे वाल्व्स की कंडीशन खराब है। जी सर। हाँ, तो आप सर साथ में डिप्रेशन भी मेडिसिन ले रहे हैं वो 25 साल से, हाँ, तो उसके साइड एंजाइटी इफेक्ट्स, इश्यूज सब उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो सर उसमें एंजाइटी पे तो वर्क कर रही हूँ सर मैं, हेट्रोसेडेशन, और इसके एड्रिनल ग्लैंड पे भी करना होगा सर? हाँ, एड्रेनल ग्लैंड पे करना होगा आपको, पीनियल पिट्यूटरी को इन्वॉल्व करना होगा। एंजाइटी के साथ सैडनेस भी रहेगी, इतनी क्रॉनिक अगर डिप्रेशन है तो सैडनेस सैडनेस बहुत होता है, कभी स्माइल नहीं करते हैं। है, स्माइल टोन कर दी। जी सर। और ऑपरेशन ऑर्डर सर पीनियल पिट्यूटरी से? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर। तो सर एक और है, बर्पिंग वाले पेशेंट हैं, तो हीट चक्रा का भी ऑपरेशन ऑर्डर कर रही हूँ सर।
और स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, डाइजेस्टिव पेनक्रियास सबका। फिर भी उनकी बर्पिंग है ही सर, और कुछ भी थोड़ा सा भी उन्होंने बाहर का कभी खा लिया कोई फंक्शन में तो फिर वापस वैसे ही हो जाता है। नहीं, बाहर का कम से कम आप उनको 3 महीने बंद करिए। वो सर बंद करते हो, फिर जैसे ही शुरू करे कहीं थोड़ा भी नहीं खा नहीं नहीं, लिया तो गट को हील करने दीजिए ना, हील करने के बाद खिलाइए। जी सर, 3 मंथ्स के लिए बैन लगाना पड़ता हाँ है। हाँ, ठीक है। बाकी इतना ही करना है सर कि और भी कुछ होगा इसके लिए, गैस्ट्रिक इशू के लिए? गैस्ट्रिक में देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें डायग्नोज करना होता है प्रॉब्लम, और उसके अकॉर्डिंग डाइट को भी चेंज करना होता है। और उसके अकॉर्डिंग हमें समझना होता है कितने दिनों तक कंट्रोल करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने अभी बोला कि मिनिमम 3 मंथ्स, बट कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। जी सर। हाँ, तो 3 मंथ्स तो कम से कम। और आपने वो टेस्ट कराया था उनको, सोडा वाला टेस्ट? नहीं सर, कौन सा सर सोडा है? बेकिंग सोडा लेके सुबह सुबह पीने वाला जो बताया था मैंने, एसिड ज़्यादा है या कम है? नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। लास्ट वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने? सर मैंने कराया एक दो जन को, और हाँ जी, सबका ही एसिड सिक्रेशन कम आ रहा है। यस, जिसको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली। उनको कम ही आ रहा है। बोला 15 मिनट के बाद, हाफ एन आवर के बाद बर्फ है। तो उस केस में हमें टोन करना है, अग्नि को टोन करना है, हीट को बढ़ाना है। एक्चुअली में मैक्सिमम लोगों का हीट लो है। एज पर आयुर्वेदा, अगर आपका हीट अच्छा है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये एंटासिड जो दिया जाता है वो एकदम रॉन्ग है, और वो प्रॉब्लम बढ़ाता है। यही है कि मॉडर्न साइंस के जितने ट्रीटमेंट है ना, अगेंस्ट द मीन्स बॉडी के काम कर रही है। तो आप सर लोगों को क्या समझ में करना आएगा। है सर टेस्ट में, ये सोडा टेस्ट में? 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है, हाफ कप वाटर में, सुबह में मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए उसको पीना है। पीने के बाद देखना है कि कितने देर में उनको बर्फ आ रहा है। 3 मिनट्स के पहले आ गया मीन्स नॉर्मल एसिड सिक्रीशन है, और 3 मिनट के बाद आया तो लो एसिड सिक्रीशन है, और 5 मिनट के बाद आया तो वेरी लो एसिड सिक्रीशन है। तो 5 मिनट के बाद आपको टाइमर ऑफ कर देना है। और ये एक दिन नहीं करना है, 3 to 4 डे का टाइमिंग नोट करना है। 3 to 4 डे अगर कंटिन्यूस आपका कोई बर्फ नहीं आ रहा है तो फिर इसका लो एसिड है, तो आप वहाँ पे इंटरनल हीट चक्र को टोनिफाई करेंगे। जी सर। इसके पूरा डिस्कशन तो लास्ट लास्ट संडे का पैथोफिजियो का डिस्कशन। अच्छा, पैथोफिजियो में आप ये नहीं है शायद? सर, हाँ नहीं है सर हम लोग। इसलिए आपको वीडियो नहीं। हाँ, तो ये आप समझ लीजिए। तो आप क्या होता है ना, इंटरनल हीट चक्र वीक होने से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और उनको जो बर्फ आता है, एसिडिटी होती है, वो इन डाइजेशन की वजह से होती है। मतलब उनका खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है हीट कम होने की वजह से, तो उनको वो एसिड सिक्रीशन, वो गैस एसिडिटी होती है। ये नहीं कि एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होने से होता है। इसका लॉजिक क्या है एक्चुअल में समझने के लिए, कि आपका स्टमक का एसिड ज़्यादा या कम है, उसके लिए एंडोस्कोपी करके फ्लूइड निकाल के वो टेस्ट करना होता है, जो इजी नहीं है। तो ये हम लोग घर में कर सकते हैं। तो लॉजिक ये है कि हमारा जो स्टमक का एसिड है वो हाईली एसिडिक है, और उसमें अगर हम लोग एल्कलाइन डाल रहे हैं, हाईली एल्कलाइन सोडा डाल रहे हैं, तो रिएक्शन करेगा और CO2 रिलीज होगा, गैस रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि आपका एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो अगर आपका एसिड बहुत कम है और सोडा आपने डाला और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब कि एसिड काफ़ी कम बन रहा है आपके बॉडी में। जो भी गैस प्रोटीन। एसिडिटी और डाइजेस्टिव इश्यूज के पेशेंट हैं, उनको ये टेस्ट करके चेक कर लीजिए। जी सर। सर कुछ हार्म नहीं है सर अगर रोज 4 दिन तक ले रहे हैं सोडा वाटर तो? सोडा, इतना सा सोडा में क्या होना है, आप लोग खाने में हम लोग डाल के खा लेते हैं। जी सर। एक पेशेंट को रिसेंटली मेरे पास आई थी, उनको काफ़ी सालों से वो एंटासिड ले रही थी। तो एंटासिड काफ़ी सालों से लेने से ऐसे ही एसिड कम हो जाना है, ठीक है ना। तो वहाँ तो हमें पता ही है कि कम होगा, बट पेशेंट को एक समझाने के लिए कि नहीं, आपका एसिड रियली में कम है। फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू हम लोग कंफर्म भी कर सकते हैं, CBC के और लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू, और कंफर्म हम लोग करते हैं। लेकिन इससे भी समझ में आता, तो उनको मैंने बताया, उन्होंने 3 दिन करके हमें बताया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद उनको नोज से हल्का ब्लीडिंग आया। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला, सर इसकी वजह से तो ब्लीडिंग नहीं हो गया? हमने बोला नहीं नहीं, इसकी वजह से क्या ब्लीडिंग होगा इतने से। तो एक्चुअली वो ब्लड थिनर की मेडिसिन ले रही थी, एस्प्रिन, उसके वजह से हुआ। फिर 2-3 दिन हुआ, 4 दिन के बाद फिर से हुआ, एकदम पानी की तरह ब्लड निकला।
तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। इन सब चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता है। ये छोटा सा आपने सोडा 1/4 किया, उससे क्या होना है, कुछ नहीं। जी नॉर्मल वाटर 1/4 टी-स्पून, नॉट टेबल स्पून, टी-स्पून। एंड त्रिशूल जी हाइट 5'3", 51 है, तो ठीक है, इसका मतलब कोई और रीजन है। ठीक है, आप काम करिए। हाँ, एमसीवी का आपने क्वेश्चन पूछा था, एमसीवी इज 106 एंड उनका B12 सही है। तो ये ग्रुप में पूछा है, तो एमसीवी जो हाई होता है, मैंने एक्चुअली सीबीसी के ऊपर मैं फिर से आऊँगा डिस्कशन करने के लिए, वो और भी हमें अच्छे से डिस्कस करना होगा सीबीसी को समझने के लिए। ये मैंने इन जनरल बताया था कि अगर आपका एमसीवी लो है तो आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जाता है, एमसीवी हाई है तो B12 डेफिशिएंसी की तरफ जाता है। लेकिन B12 अगर नॉर्मल है तो भी अदर कॉजेज हैं। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो अदर कॉजेज हैं, जिसमें हाइपोथायराइड के केस में भी हो सकता है, कोई अगर अल्कोहल लेता है तो उसकी वजह से हो सकता है, विटामिन सी के डेफिशिएंसी से हो सकता है, तो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या ETC में आपको अनम्यूट करूंगा थोड़ी देर में। या आपने जो बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, मैंने काफ़ी इसके ऊपर बुक्स पढ़े हैं। ही इज़ अल्कोहलिक ना, तो ही इज़ अल्कोहलिक, तो एमसीबी आपका बढ़ेगा ना। तो वही आपको बाकी से चीज़ों को देखना है। मैंने बहुत लास्ट में समझाने के लिए एक बहुत बड़े कोर्स को एक जिस्ट देने के लिए मैंने बताया था कि अगर एमसीबी आपका लो है तो आयरन की तरफ डेफिशिएंसी है, बट अगर आपका आयरन प्रोफाइल टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो क्या होगा, तो फिर डिफरेंट हो सकता है, जिंक डेफिशिएंसी हो, B6 डेफिशिएंसी हो, उसके वजह से भी हो सकता है, राइट। तो सीबीसी इटसेल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है, बाकी तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, बट सिर्फ सीबीसी के थ्रू आप अगर किसी का कंसल्टेशन करते हैं तो वो आपके कंसल्टेशन से कोई मैच नहीं करेगा किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर का कंसल्टेशन, चाहे वो MBBS हो या MD हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। लेकिन उसको अच्छे से समझिए। सीबीसी में ये बहुत, आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ही। जैसे ये क्वेश्चन आपने किया, अब आपको कभी नहीं भूलोगे आप, बिकॉज एक वो कम छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। तो अब आप लोगों को याद हो जाएगा कि अब एमसीबी हाई है और B12 नॉर्मल है तो क्या हो सकता है। तो इस तरह से जितने रिपोर्ट्स आप देखेंगे, जितने रिपोर्ट्स आप जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। सर जिसको भी ईचिंग की प्रॉब्लम होती है तो उनके केस में IgE बढ़ा हुआ ही रहता है, तो दिस इज द रूट कॉज इज व्हाट? IgE जो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब एलर्जी है, कोई ना कोई एलर्जी है। हाँ, वो एलर्जी की वजह से ही तो लाइफ टाइम इचिंग इचिंग हर टाइम हाँ आते हाँ रहती है। हाँ, तो अब एलर्जी किस चीज से है। सो उनका इस्नोफिल भी देखिए अगर हाई है, और गट का प्रॉब्लम, जनरली गट सी स्किन का जो प्रॉब्लम आता है ना, हमें कभी भी यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, वो उसका इम्पैक्ट अंदर है, और जनरली गट में होता है, ठीक है, गट में होता है। और ये डॉक्टर हैनीमैन जो होम्योपैथ के फाउंडर हैं, उनका एक बहुत बड़ा कोट है, मैं देखूंगा अगर कहीं मिलता है तो आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। उन्होंने बताया था कि इसका कोई भी स्किन इश्यूज आप ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फेल। सो एक डिजीज है। सर मैंने इन केस में ड्राइनेस को सेडेट करने से हाँ ऑन द होल थोड़ा काम अच्छा आ रहा है। हाँ हाँ, ड्राइनेस का है, ठीक है, ये क्योंकि एलर्जी में जनरली ड्राइनेस रहता है, और ये स्किन ड्राई है तो मतलब ये गट आपका ड्राई है तो ही आपका स्किन ड्राई हो रहा है, राइट। और एक डिजीज है जिसको, हाँ, जितना पढ़ रहा हूँ इम्यून सिस्टम का भी अप टू डेट नॉलेजेस से हम मुझे जो मिल रहा है, उसमें एक डिजीज है जिसको स्नोफिलिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज बोलते हैं। स्नोफिल हाई होने के कारण आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं, और स्नोफिल हाई होने से आपको फूड एलर्जी हो सकती है, और फूड एलर्जी से कुछ पर्टिकुलर फूड खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये अगर आप समझ नहीं पाते हैं, उसी फूड को बार बार लेते हैं, तो धीरे 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 डिजीज क्रॉनिक होने लगती है, और फिर वो स्किन तक पहुंच जाती है। इसमें इंटरनल हीट जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका जो लास्ट संडे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका इंटरनल हीट वीक है तो आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और इनडाइजेस्टेड फूड अगर आपके गट में एंटर करता है और बाय मिस्टेक वो क्रॉनिक होते होते एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगती है, क्योंकि वो एज ए फॉरेन पार्टिकल इसको लेती है। तो फिर वो एलर्जिक रिएक्शंस या फिर या तो ग्लूटेन एलर्जी या समथिंग इस काइंड ऑफ धीरे धीरे होने लगता है। लोग
उसको सप्रेस करते हैं, मेडिसिन लेके सप्रेस करते हैं, और वो प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे क्रॉनिक होते रहती है। तो हमें समझना होता है इस चीज़ को कि कहाँ से प्रॉब्लम है। अगर आपने वहीं पे रोक दिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रोक पाए तो वो हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है ना, कोशिश करती है फाइट करने के लिए। तो इस तरीके से काम करता है बॉडी। तो आईजी हाई है मतलब फूड एलर्जी जनरली फूड से होगा, तो आपको रूल आउट करना हो। जनरली एलिमिनेशन डाइट की तरफ जाते हैं। डाइट में जो लोग काम करते हैं वो एलिमिनेशन डाइट, और एलिमिनेशन डाइट भी सबके लिए अलग अलग होता है, आपको समझना पड़ता है। जैसे किसी को बैगन खाने से खुजली हो रही है तो आपको स्टॉप करना है। जनरली हम लोग अपने यहाँ समझते हैं मिल्क से हुआ तो उसको अगर फिर कब रीइंट्रोड्यूस करना है, जनरल बोलते हैं 30 डेज ऑफ करके 30 डेज के बाद फिर रीइंट्रोड्यूस करिए। इंट्रोड्यूस करने से बाद अगर ठीक है तो इट्स ओके, अगर नहीं ठीक हुआ तो देन फॉर 3 मंथ्स स्टॉप करिए, 6 मंथ स्टॉप करिए, लाइक दैट। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन डाइट में, ताकि बॉडी हार्मोनाइज हो, ये नॉर्मल वो करते हैं। लेकिन हम लोग अगर इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन हार्मोनाइज करके इम्यून सिस्टम को हार्मोनाइज करेंगे तो धीरे धीरे वो जल्दी ठीक हो जाए। तो सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज लेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली आपको आविन। समझना है, नहीं नहीं, आप ये आपको इमोशन वाइज समझना होगा। ये ड्राइनेस है या ही विंड है। सो जनरली एलर्जी ड्राइनेस या विंड की वजह से होती है, तो आपको इमोशन वाइज लेके उनका समझ के उसका काम। ये जो लेडी है मैं जिसका बात कर रही हूँ, एक का तो मैंने काफी अच्छे रिजल्ट दिए, मतलब हो गया उसका, कुछ इम्यून सिस्टम में काम करने से ठीक हो गया। ये 25 साल से बोली मेरी बेटी हुई उसके 3 महीने के बाद से, तब से वो हिस्टामिन मेरे को टैबलेट्स बताई, वो हिस्टामिन वाले एंटी हिस्टामिन के टैबलेट्स ले रही। बट वो मुझे पूछ रही थी कि ये ठीक हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा। वही सेट कि उसे ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हुए मालूम पड़ा कि वो उसको ड्राइनेस, यूनी ड्राइनेस दिख रहा था मुझे। एंड उसको एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है, वही लाइफ लॉन्ग 20-22 साल हाँ, तो से। फिर वही बोला और गट से ये है। एलर्जी का प्रॉब्लम भी, ईचिंग हाँ का हाँ प्रॉब्लम। हाँ। तो उनको गट से आपको है, गट को ठीक करिए धीरे धीरे तो ठीक। मैं वही देखिए मेरे पास एक पेशेंट आया था, पता नहीं गट मैंने के लिए सर उसको आप लोग सर। प्रोबायोटिक, हाँ जी बोलिए। प्रोबायोटिक ऐड करना पड़ेगा उसको। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आपका हीट डेफिशिएंट है और सीबो हो गया है, बैक्टीरियल हाँ। ओवर ग्रेथ हो चुका है, तो आप अगर इनिशियली प्रोबायोटिक देते हैं तो किसी किसी को नुकसान कुछ नहीं होता। होता क्या है कि वो फाइटिंग होती है गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के बीच में, तो थोड़ा सा गैस और अनइजीनेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो कुछ दिन के बाद देना ज़्यादा बेटर रहता है, आप ट्रीटमेंट करने के बाद। बट प्रोबायोटिक एनी हाउ आपको देना तो होगा ये गट इश्यूज में, बट आपको समझना है कब देना है। और इंटरनल हीट भी बहुत कम है, मैंने सोडा वाला टेस्ट हाँ कराया हाँ, था। तो आप उनको पहले इंटरनल हीट दीजिए, थोड़ा ठीक करिए, उसके बाद आप उनको प्रोबायोटिक दीजिए, सब ठीक करिए। तो इनको इम्यून सिस्टम में जैसे हम लोग आईजीई में प्लाज्मा सेल और हेल्पर टू को कम करते हैं, करके देख सकते हैं। टी हेल्पर टू एक्सेस रहा तो ही एलर्जी। इसमें अगेन मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि आपको टी हेल्पर 2 या फिर टी हेल्पर 17 किसको लेना है, कैसे लेना है वो। एक्चुअली अगर वॉर्म्स है बॉडी में तो फिर अलग ट्रीटमेंट चला जाता है, इस टाइप से समझना पड़ता है उसको। वैसे जो हम लोग की एज में किसी को पिंपल्स हो रहे हैं 44-45, दैट इज उसका क्या कारण, मतलब आ रहे ही आ रहे बार बार? देखना होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो कौन से हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से? ये जनरली पीरियड्स को देखना होगा, पीरियड्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा तो जनरली आता है। पीरियड्स क्लियर हो रहा है तो? पीरियड्स क्लियर हो रहा है तो फिर गट पे चला जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, गट हाँ, इश्यूज। स्किन का इशू या तो गट से होगा या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। सर प्लीज एंडोक्राइन का चार्ट हम मैं लोग को अपलोड कर रहा दीजिए। हूँ, मैं करता हूँ, वो रेडी है चार्ट, सिर्फ नर्वस सिस्टम का मैं बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं पेपर लेकर फर्स्ट लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। बट हाँ एंडोक्राइन का रेडी है, मैं जल्दी शेयर करूँगा। और हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो अगर क्लियर कट हो जाए तो? उस पर हम लोग कहाँ से? डिस्कस बाद में करेंगे, पहले इम्यून को फिनिश करने के बाद ही करूँगा। बट जितना आप लोगों के पास नॉलेज है, जैसा इम्यून सिस्टम का चार्ट है वैसा ही वो चार्ट बना हुआ है। आपको पता है कि ये पीनियल है, ये कैसे जाना है, इतना तो आप लोगों को पता है। फिर कभी कभी डिस्कशन करते हुए मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत अभी पैथोफिजियो फिनिश करना है, इम्यून फिनिश करना है, मेरा फर्स्ट टारगेट है। जैसे बहुत से लोगों का डायबिटीज़ के ऊपर डिस्कशन चाहिए, तो बहुत सारा कुछ है Yes. पढ़ने, है ना। तो इसके लिए इसका चार्ट मैं शेयर कर दूंगा, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं नर्वस सिस्टम का भी चार्ट रेडी करूंगा।
नटालिया मैम का चार्ट देने में फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे, काफी उसमें नहीं, सिंपल। जैसे हम लोग काम कर सके वैसे ही एंडोक्राइन का वैसे तो ही, भी हाँ, सर दे दीजिए। जैसा इम्यून सिस्टम का है बनाया है वैसा ही एंडोक्राइन का बन जैसे चुका है। क्योंकि ये ओवरी सिस्ट वाले बहुत सारे आते हैं और हम सक्सेस नहीं हो पा रहे उतना फाइन। उसके लिए क्योंकि इंसुलिन चेक कराइए, इंसुलिन रेसिस्टेंस के ऊपर मुझे एक क्लास लेना है। इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिस्ट के केस में इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर है तो फिर उसको पहले ठीक कर। सर वो ड्राइनेस जैसे आपने बताया था वो तो काम कर रहे हैं, जैसे बॉडी की ऑन द होल ड्राइनेस को कम ह्यूमिडिटी कर भी, रहे हैं। अगर 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 इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो ह्यूमिडिटी भी मेन हो जाता है। ह्यूमिडिटी मिनरल हाँ, ह्यूमिडिटी यूनिट और ओम दोनों। दोनों डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर वो तो जैसे जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो कर रहे हैं, उसके बस, बाद फिर आपने बोला था कि ओम ड्राइनेस से भी जाके सडेड ड्राइनेस करना। हाँ जी, हाँ जी। ये पहले एक मैं डिस्कशन। मैं कर रहा था, बट अभी फिर फ्यू बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया डायबिटीज के ऊपर कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी को ज़्यादा सिलेक्ट करने से जल्दी डायबिटीज में ज़्यादा रिजल्ट्स आते तो सर फिर ओम ह्यूमिडिटी से हैं। हाँ, ह्यूमिडिटी से ओम, ओम ह्यूमिडिटी से डेट करनी। हाँ हाँ। ओके। देखिए, कभी अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, बहुत क्रॉनिक केसेस है, काफ़ी क्रॉनिक केसेस है, डायबिटीज़ है उनको। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया, आ साइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जनरली आ से ही स्टार्ट करते हैं। अभी मैं उम पे गया ही नहीं हूँ, और 4 सेशन के अंदर उनका शुगर फॉल कर गया, 67 आ गया। तो तो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हाँ, में आपने किस में काम किया? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में हूँ, ह्यूमिडिटी टोन किया उनका। ओम कॉन्स्टिट्यूशन है, ओम ह्यूमिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आ ह्यूमिडिटी टोन किया मैंने, तो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हार्मोनाइज किया, बट ह्यूमिडिटी को मेरा मेन फोकस था। तो उनको 4 सेशन के अंदर शुगर फॉल कर गया उनका। फिर पूरा टेस्टिंग हमने कराया, अब मेडिसिन रिड्यूस करने जा रहा है। तो इसमें काम आता है। प्लस और एक मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ, आपने जो पूछा कि एलर्जी एंटी हिस्टामिनिक ले रहे हैं वो टैबलेट्स, तो ठीक हो सकता है कि नहीं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, अभी नहीं, बहुत पहले, आज से मे बी 8 और 9 ईयर्स बिफोर मेरे पास पेशेंट आए थे। ही वॉज एलर्जिक टू एंटी एलर्जिक। मैंने किसी क्लास में शेयर भी किया था, पता नहीं आप लोगों सबके साथ शेयर किया था कि नहीं। तो वो, नहीं है सर। हाँ, वो ही वॉज एलर्जिक टू एंटी एलर्जी, और उनको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है। अब आप समझिए कि वो क्या कर सकते हैं, वो, उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल होगी। वो मेरे पास आए थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनके पास इतना टाइम भी नहीं था, दूर रहते थे, इतना टाइम नहीं था कि वो हमारा ट्रीटमेंट रेगुलर ले सके। मैंने उनको सिर्फ लंग सिरेशन बता दिया कि आप ट्रीटमेंट जब भी टाइम मिले आ जाओ, और कभी हो तो आप लंग सिरेट करते रहना। और काफी सालों के बाद वो मेरे पास आए, तो बोले कि मैं अपने लॉकर में 2 मैग्नेट संभाल के रखता हूँ, कभी भी होता है तो लंग सिरेट करता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। तो उसी तरह से अपने आप को ठीक रखें। अर्टिकेरिया और एलर्जी, राइनाइटिस, सारा प्रॉब्लम था उनको। तो ये मत सोचिए कि ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। सुजोग वंडरफुल है, कुछ भी ठीक हो सकता है, ठीक करने वाला ऊपर वाला है। बस आपके पास जो नॉलेज है वो करते जाइए काम। इटिश जी कुछ बोलना चाह रहे थे या इटिश जी? वाल नमस्ते अजय सर। मैंने अच्छा, ये आई गेस मेरा जो क्वेश्चन लिखा था, आपने कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया रहेगा, तो उसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे तो अच्छा होगा। प्रैक्टिकल, एक्चुअली मैंने बुक्स पढ़ी थी। उस बुक का नाम मे बी मिरेकल ऑफ समथिंग, वन मिरेकल हीलिंग, इस टाइप का कुछ बुक थी, छोटी सी बुक थी ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड काफ़ी लोगों ने उसके रिव्यू थे, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने पर्सनली इसलिए नहीं कर पाया हूँ क्योंकि फूड ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलना उस टाइम बहुत प्रॉब्लम था। अभी तो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो चुका है। मिलता है, हाँ, अभी अभी मिलता काफ़ी है। काफ़ी इजीली अवेलेबल हो चुका है। मैंने जब पढ़ा था उस टाइम इजीली, मैंने बहुत सर्च कराया था, तो फूड ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मिल रहा था। तो बहुत मुश्किल से, तो फिर मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया। बट है, उसका बहुत अच्छा यूज़ है। और अभी कोविड के टाइम में, अभी मैंने एक पेशेंट को बोला कि उनको जाना था शायद कनाडा, और स्पेसिफिक लैब से टेस्ट कराना था उनको, क्योंकि बीच में लोग गलत रिपोर्ट भेज रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको अपने लैब टेस्ट में नॉर्मल चाहिए तो आप नेबुलाइज कर लीजिए विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपका कोई भी स्वैब में आपको वायरस नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, हम लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसको, उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है,
कि कितना डालना है, कितना ड्रॉप आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा नहीं डाल सकते हो आप, इसको बहुत अच्छे से समझ के करना है। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो मैं देखता हूँ, मेरे पास मेल आया था फ्रॉम ओजोन फोरम ऑफ इंडिया, एक डॉक्टर ने पूरा रिसर्च उस टाइम कोविड के टाइम पे भेजा था। तो मैंने एक पेशेंट को बताया नेबुलाइजर आजकल काफ़ी लोगों के घर में रहता है, तो कभी भी इन्फेक्शन हो आप अगर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से नेबुलाइज करते हैं सो वो आपका थ्रोट तक क्लीन कर लेगा और आपको इन्फेक्शन नहीं रहेगा। सो इनिशियल वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे अगर आप वो करते हैं तो आप अपने आप को यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वेरी सिंपल ओके, इजी टिप। आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो यू कैन शेयर इट। नहीं, मैंने भी अभी रिसेंटली मेरे कोई दूसरे एक चैनल के न्यूज फीड पे आया। वैसे पहले पढ़ा हुआ था, अपन इतना परस्यू नहीं किया था, तो अभी कोविड के वही टाइम पे पूछना काफी ये था। प्रमोट हुआ है, काफी प्रमोट हुआ है अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिकॉज ये काफी सिंपल एंड इफेक्टिव है। अगर आप ओके, माउथ वॉश करते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन आपके माउथ के सॉल्व हो सकते हैं, और एंटीवायरल है, काफी काफी लोगों ने मिराकल्स लिए हैं इससे, तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। रहना चाहिए घर में लोगों के पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वन नेबुलाइजर अभी जो कंडीशन है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट जो स्प्लीन ह्यूमिडिटी रिलेटेड जो इश्यूज है, मैंने कहाँ पढ़ा था कि मॉर्निंग में 9 AM to 11 AM if possible don't drink water because that is the spleen organ time and वो टाइम पे obviously सब डाइजेशन का प्रोसेस चालू रहता है। तो आपका कोई एक्सपीरियंस इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं। जनरली मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि पानी का जो पीने का जो नियम है वो फूड के तुरंत बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अग्नि को यस, शांत कर देती है, तो जठराग्नि हाँ, जो इंटरनल हीट हो तो आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है। तो जनरली आप खाना खाने के 40 मिनट्स 1 आवर्स के बाद अगर आप लेते हैं इट्स गुड। तो अगर आपका ब्रेकफास्ट 8:39 हो रहा है तो आपका वो डेफिनेटली 9:30 10:30 के बाद या 10:30 के बाद आप पानी पीते हैं तो इट्स ओके, तो वो अवॉइड हो जाता है। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक है, राइट टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो जनरली वो टाइम पीरियड आपका अवॉइड ही हो जाता है। या बिकॉज आई थिंक ये बहुत करके तो ये आयुर्वेदिक का कॉन्सेप्ट रहेगा, like 9 AM to 11 AM is the spleen organ time. So it is suggested, if possible, not to drink water for Yes, sir. between those 2 hours. I don't know बाकी organ के जो times है उसका भी कोई कुछ नियम है क्या नहीं, I'm not aware. नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर आपका बॉडी फिट है तो आप सुबह उठेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, डेफिकेशन करेंगे एंड देन एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जनरली वो टाइम आपका पानी पीने का रहता भी नहीं है। अच्छा, बट अगर आपका ब्रेकफास्ट 7:30 हो जा रहा है, 8 o'clock हो जा रहा है, तो आपको 9:30 में प्यास लगती है तो आप पी सकते हैं। बट हाँ, इसके ऊपर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा हुआ है। बट हाँ, लोग कहते हैं कि अगर आपको वेट कम करना है तो उस टाइम पानी नहीं पीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अवस्थी जी आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है अवस्थी जी आपको? और वही पूछ रहा था वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे हुआ, पूछ रही है वो पेशेंट की। आयरन तो ठीक है। नहीं नहीं, फंक्शनल रेंज अच्छा, पैथोलॉजिकल रेंज के हिसाब से वो ठीक है, बट फंक्शनल रेंज उनको समझाइए। नहीं समझ में आया तो हमारा शायद एक ब्लॉग होगा, वो ब्लॉग उनको सेंड कर दीजिए, वो समझ जाएंगे फंक्शनल रेंज एंड पैथोलॉजिकल रेंज। अच्छा, फंक्शनल रेंज सर हमें भी भेज दीजिए, कितना होता है क्या होता है पता भी तो जी, चलेगा। सीबीसी में पूरा दिया हुआ है। ये हाँ जी, आयरन प्रोफाइल का पूरा हमने डिस्कस किया है। उसमें टीआईबीसी हाई है उनका और आयरन कम है अच्छा, उनका। आयरन ज़्यादा कम नहीं है बट टीआईबीसी ज़्यादा हाई है, और अच्छा। हेमोग्लोबिन कम है, एमसीबी कम है, सब कुछ कम है। वो हम्म। आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है और आयरन प्रोफाइल भी कंफर्म कर रहा है कि वो आयरन डेफिशिएंसी है। ये सब दिया हुआ है। मैं ओके। फिर से एक बार डिस्कशन करूंगा। आयरन सीबीसी का बहुत कम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, बट जो यूज़ कर रहे हैं दे आर एंजॉइंग। बट मैं एक एक डिस्कशन रखता हूँ, मे बी नेक्स्ट संडे या उसके नेक्स्ट संडे।
तब तक मैं ईमेल अच्छा। सिस्टम का नोट्स बना रहा हूँ, फिर ताकि आप लोग समझ पाए कि सीबीसी को कैसे यूज करना है। जी जी जी, ठीक है। उसमें आयरन टैबलेट देना पड़ेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, देना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए दीजिए, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट कराइए, कौन सा? सीबीसी एंड आयरन। आप मुझे नाम भेज देना, आयरन टैबलेट जो भी देना है। अच्छा, मैं भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है सर। सुजो फॉर एवरीबॉडी में हमने शेयर किया था, ठीक है, फिर से मैं भेज देता जी 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 सर, ठीक है, थैंक यू। हूँ। और कोई क्वेश्चन पूछना है? सर हाँ जी, बोलिए। सर एक पूछना था मुझे। सर मेरे हस्बैंड का आईज का एक एक्सीडेंट में रेटिना डिसलोकेशन हो गया था। हाँ हाँ तो आँख का भी सर ऑपरेशन के बाद 30% विजन है राइट आई का। हाँ हाँ। तो सर प्रेशर बढ़ते रहता है सर बार बार। तो एक दिया है उन्होंने आई ड्रॉप। तो एक दिन भी नहीं डाला तो फिर वो एकदम प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी सर विट्रस फ्लूइड में ही जाकर हमको वर्क करना होगा? हाँ हाँ, उसमें जाके काम कर सकते हैं। आइस का प्रेशर बढ़ रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, उसके आइस के ह्यूमिडिटी में जाके आप हॉटनेस सिलेक्ट करिए, ठीक है सर। फिर बताइए तो ये कैसे। कर सकते हैं सर। जी सर। सर एक और पेशेंट का मैंने शेयर किया था, आपने सजेस्ट किया था सर विट्रस बॉडी में काम करने। हम्म। तो उसको फॉगी लुक बहुत है सर उसके आंख में। क्या हो गया? बहुत ऐसा माइल्ड फॉगी, बहुत ऐसा फॉगी लुक आता है उसको। अच्छा उसका भी प्रेशर काफी बढ़ा रहता है। अच्छा। तो उसके लिए भी कर रही हूँ सर उसको ट्रीटमेंट। हाँ हाँ। पर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है सर। कभी बोलता है कि हाँ काफी कम लग रहा है प्रेशर, कभी बोलता है वैसे ही हो गया है। नहीं, आपने आपने आई से डॉक्टर से चेक नहीं करवाया? हस्बैंड का तो किया हुआ है सर। कितना आ रहा है प्रेशर, और फिर आप चेक करिए प्रेशर कितना कम है। जी सर। क्या फॉगीनेस ना कभी कभी दूसरे रीजन से भी आते हैं, ठीक है। सो अगर आप जी सर। कंफर्म हो जा रहे हैं कि प्रेशर अब ठीक है, तो फिर आप रूल आउट करेंगे क्यों आ रहा है। ठीक है सर। वो हार्ड हो जाती है सर आईज। नहीं, वो आप कंफर्म करिए कि प्रेशर कभी कभी डिफरेंट रीजन से भी हो सकते हैं, तो आप एक बार आइस का चेकअप भी रेगुलर कराइए, एवरी मंथ, जस्ट नहीं वो सिम्टम्स तो समझ जाइए। करवाते रहते हैं हाँ, तो सर। जी प्रेशर सर। प्रेशर कितना है आइस का? एकदम मुझे अभी तो याद नहीं है सर। हाँ, वो चेक मैं करिए। सब सेंड, जी सर आपको सेंड करूँ सर हाँ, प्रेशर? चेक करिएगा, सेंड करिएगा। जी। जी सर। और सर एक एवियन का पेशेंट है। हाँ तो जी। आफ्टर कोविड उसको एवियन का प्रॉब्लम आया हम्म। और हिप रिप्लेसमेंट बोला सर। तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था सर। तो वो ट्रीटमेंट से उसको काफी पेन में रिलीफ आ गया सर। गुड गुड। लेकिन आफ्टर कोविड हुआ है सर, तो कुछ और देना पड़ेगा इम्यून से भी उसको? इम्यून सिस्टम में आप काम करिए ना, एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स को टोन करिए। जी सर। सर बहुत अभी इम्यून सिस्टम क्लियर नहीं हुआ है। एंटी इन्फ्लामेटरी में कौन सी सर? एंटी इन्फ्लामेटरी में साइटोकाइंस में जाइए, इंटरल्यूकिन्स में जाइए, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इंटरल्यूकिन्स में, ठीक। एडेप्टिव्स। हेट्रोटोन करना सर। हाँ। हाँ जी, पूजा जी पूछ सकते हैं आप। स्माइल इवनिंग सर। हाँ, स्माइल। सर हेलक्स वेल्गस का हील हो सकता है पूरी तरह से? क्या प्रॉब्लम? हेलक्स वेल्गस वो बुनियन जो हाँ 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 थंब हाँ, मैं बोन। जवाब देना भूल गया था। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं सोचा था कि जवाब दूंगा। हमारे क्लिनिक में एक जन का सिर्फ एक्सरसाइज से गया, ठीक हुआ है, ओके सिर्फ सर। सैमोगोंग से ठीक हुआ है। तो वो क्या होता है ना, आपके बॉडी अगर एसिडिक होती है तो वो में बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए कैल्शियम ब्लड में आते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। जनरली ये मैकेनिज्म होता है। तो बॉडी को जैसे वो टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिपॉजिट होने में टाइम लग जाता है। और एक फुट का एक्सरसाइज है पोस्चर के लिए, तो प्रॉपर फुट का एक्सरसाइज हो और अगर आप सैमोगोंग करें और ट्रीटमेंट करें तो वो ठीक हो सकता है। हमने देखे अपने क्लिनिक में ठीक ओके सर। सर थंब बोन में हेट्रोसेडेशन करने की जरूरत है क्या? है। वहाँ पे जाके कर सकते हैं, साथ में कर सकते मैंने कॉन्स्टिट्यूशन किया, यूनिट ह्यूमिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिट हॉटनेस सेडेट किया, हैं। तो उससे पेन काफी कम हो गया। हाँ, तो फिर वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चला जाएगा।
ओके सर, थैंक यू सर। और शैलेश जी ने पूछा है, वी हैव हिस्ट्री अबाउट ऑर्गन क्लॉक, हाउ इट स्टार्टेड। नहीं, ऐसा कोई हमारे पास नहीं है, बस वो टाइप 2 क्लासिफिकेशन है और उसके बेस में वो ऑर्गन जनरली काम करते हैं। ये आयुर्वेदा के हिसाब से डिफरेंट है क्लासिफिकेशन, बट ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं है हमारे पास। और कोई क्वेश्चन नहीं है आज के लिए? सो आज का यही फिनिश करते हैं, स्टॉप करें या कोई क्वेश्चन है? पूजा जी, हाँ पूछे पूजा जी। सर डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन जो आता है वो ठीक हो सकता है? हाँ ठीक हो सकता है। उसके लिए भी क्या करें? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, सिंपल। ओके, बस हाथ या पैर जहाँ पर भी आता है उसका आर्टरीज में जाके। हाँ, बस मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको एम्पुटेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था, वो जा रहे थे, चेन्नई जाना था उनको फॉर सर्जरी, फुट एम्पुटेशन के लिए। सो मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और विद इन 4 सेशन उनका इम्प्रूवमेंट दिखने लगा, और फिर उन्होंने सारा कैंसिल कर दिया। ही इज फाइन, स्टिल ही इज फाइन। ओके सर। सर एडिक्शन का केस आपने सॉल्व किया है? एडिक्शन करें, एडिक्शन पे मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, आप छोड़ना चाहते हो या नहीं, तो वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। जनरली फैमिली मेंबर लेके आते हैं, इनका एडिक्शन छुड़ा दो आप, तो मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ना बोलता है, फिर मैं उसमें अपना एनर्जी नहीं लगाता, उतना टाइम नहीं है कि एनर्जी लगाया जाए। बट हाँ, डेफिनेटली किया जा सकता है, बाई फोर्स भी किया जा सकता है। आप हस्बैंड के लिए वाइफ के थ्रू कर सकते हैं, बट उतना समय नहीं है कि करें इसमें, तो अभी तक तो नहीं। पेशेंट खुद ही आ रहा है मेरे पास, एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको अगर छोड़ना है। खुद छोड़ना चाहते हैं, कोई यस बोलता है, डेफिनेटली छुड़ा सकते हैं, डेफिनेटली। तो वही ट्रीटमेंट है ना, एंजॉयमेंट से डेट करो या फिर डिजायर से डेट करो? राइट। विल टोन और डिटर्मिनेशन टोन। एंड हार्मोनाइज करें। क्या चीज का एडिक्शन है? अल्कोहल। अल्कोहल है ना, तो आप में हीट हॉटनेस को टोनिफाई करते जाइए कॉन्स्टिट्यूशन से, और साथ में ये ट्रीटमेंट करते जाइए, हो जाए। ओके सर, थैंक यू। अवस्थी जी बोलिए। सर वो आयरन टैबलेट कितने दिन तक देना पड़ेगा? 1 महीने दीजिए, 1 महीने देने के बाद फिर से ब्लड टेस्ट करिए। ओके ठीक है सर। या 15 दिन में भी किया जा सकता है, नो इश्यू। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। वो नाम भेज देना मेरे को। हाँ, आप, मैं लेट होगा तो एक मैसेज कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं कंक्लूड करें, कोई क्वेश्चन ना हो तो। जी सर, ओके, नमस्कार। चलिए, स्माइल, बाय, थैंक यू।